मैं हूं भरत कुमार और हम आज देखेंगे बीए सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर है। और इस फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम जो चल रहे हैं, तो इसमें आज अपना थर्ड लेसन स्टार्ट हो रहा है बीए सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर, और पॉलिटिकल साइंस में थर्ड लेसन है आज। तो ये जो थर्ड लेसन हम देख रहे हैं, ये थर्ड लेसन का नाम है संविधान के प्रकार। ठीक है ना, संविधान के प्रकार एवं संविधानवाद। तो इसको अच्छे से समझेंगे और जो आपके बुक हैं सिलेबस की वही हूबहू मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको अच्छे से समझना है, जो इम्पोर्टेंट लगे साथ में नोट भी करते जाइए। तो सबसे पहले अरस्तु ने संविधान के बारे में एक डेफिनेशन दी है, उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है। संविधान उस जीवन पद्धति के एक प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। यानी एक राज्य के द्वारा एक जीवन पद्धति जो अपनाई जाती है वह संविधान है। ठीक है ना, क्या है संविधान, ये अरस्तु ने कहा है। तो अब हम सबसे पहले टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रकार को यहाँ पे देखेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो संविधान के प्रकार हैं, तो उस संविधान के प्रकार से संबंधित हम क्या समझते हैं। तो इस बारे में देखो, संविधान जीवन का वह मार्ग है, संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है। जैसे हम एक तरीका जो अपनाते हैं अपने जीवन के लिए ताकि अपना जीवन व्यवस्थित चल सके, तो राज्य भी अपने अच्छे जीवन के लिए एक मार्ग जो अपनाता है वह संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान। यानी संविधान जिस तरह से हमारे लिए एक रास्ता होता है, मार्ग होता है जो हमारी लाइफलाइन बनता है, वैसे ही राज्य के लिए लाइफलाइन संविधान होता है। राज्य का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आवश्यक रूप से वह उसके एक जीवन मार्ग की तरह काम करता है। तो राज्य के लिए जीवन मार्ग क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, वो संविधान होता है। तो इस बारे में यहाँ पे आप देखिए एक महत्वपूर्ण जो बात कही गई है, जेली लेख ने क्या कहा है वो देखिए कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी बिना संविधान के राज्य हो, अब वो कैसा होगा, यानी उस राज्य की संभावना व्यर्थ है, हमें उसकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना संविधान के कोई राज्य नहीं होता है। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होती है। बिल्कुल सही बात कही यहाँ पे कि संविधान राज्य के लिए अति आवश्यक है। अगर कोई राज्य जिसमें संविधान नहीं है तो वह राज्य होकर भी एक अराजक हो जाएगा। अराजक का मतलब होता है कि एक राज्य को नहीं मानने वाले लोग, यानी राज्य में लोग रहते हैं लेकिन उस राज्य की कोई भी सत्ता पावर या उसके नियम को नहीं मानते हैं, और उस राज्य में अराजकता माहौल होता है। कोई भी किसी को व्यवस्थित रूप में यहाँ पे जीवन यापन के लिए नहीं कहता है। तो इस राज्य में राज्य का न होना ही अराजकता कहलाता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो गया कि बिना संविधान का राज्य कैसा होगा? अराजक राज्य होता है। ओके, समझ गए हैं। तो इसी प्रकार शुल्ट्ज ने क्या कहा है कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज के अंतर्गत अधिकार आवश्यक होता है। यानी अगर किसी को हम राज्य कहें तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? संविधान है। अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और प्रजा के संबंधों को निश्चित करे और जिनके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो संविधान है वो एक नियमों की लिखित संहिता होती है जिसके द्वारा वहाँ की जनता और शासन व्यवस्था मर्यादित रूप में काम करती है और परस्पर सम्मेलन और सहयोग स्वभाव रखती है। तो यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे देखते हैं इसको। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान रखना है। अब हम ये तो जान लिया कि संविधान के शब्दों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि संविधान क्यों जरूरी है और संविधान का अर्थ क्या है। लेकिन अब कुछ विद्वानों ने संविधान के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं जिसको हम परिभाषा कहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने संविधान के बारे में जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान के ऊपर जो परिभाषा दी गई है, ठीक है ना, संविधान की परिभाषा उसको हम देखेंगे गिलक्रास्ट के शब्दों में, क्योंकि अपने एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि संविधान के बारे में क्या है। क्योंकि देखो जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ तो कुछ वर्ड है जो समझ में नहीं आए, तो अब यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि मैं खूब हूबहू अपना बुक का पेपर ही आपके सामने ला दिया है, ये किताब। तो इसमें से जो परिभाषा इंपॉर्टेंट लगे ना, आप नोटबुक साथ में रखते जाइए और साथ साथ क्या करेंगे, नोट भी करेंगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो देखिए गिलक्रास्ट का कथन है, संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियाँ, विभिन्न अंगों में वितरण और शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, और उसको हम कहें कि संविधान मूल रूप में या एकदम छोटे शब्द में कहें ना कि कानूनों का एक समूह होता है, एक गुच्छा होता है, और जिसके द्वारा
जिसके द्वारा सरकार बनती है, सरकार के अंदर शक्तियाँ होती है, सरकार अपनी शक्तियों का वितरण करती है और इस तरह से ये सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये गिलक्रास्ट की जो ये परिभाषा है वो नोट कर लेनी है, बहुत अच्छी है। अब हम डाइसी ने क्या कहा वो देखते हैं। डाइसी के अकॉर्डिंग वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिसका राज्य में प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग अथवा वितरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये दो परिभाषा है। तो डाइसी ने ये कहा है कि संविधान एक तरह से हम कहें कि एक नियमों का प्रभुत्व होता है, यानी संविधान एक ऐसी शक्ति होती है जो राज्यों को प्रदान करती है और राज्य उस शक्ति का प्रयोग कर विभिन्न तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शासन व्यवस्था को प्रभावित करता रहता है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा की ओर। दूसरी परिभाषा को हम यहाँ पे समझेंगे तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ब्राइस ने क्या कहा है, हम ब्राइस की परिभाषा को समझते हैं। ब्राइस ने क्या कहा है, ब्राइस के शब्दों में ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह, एक फिक्स नियमों का संग्रह जिसमें सरकार का कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिसके द्वारा संचालन होता है, यानी नियमों का एक संग्रह है जिसके द्वारा सरकार है वो एक व्यवस्थित कार्यविधि की तरह आगे बढ़ती है, काम करती है और जिसके द्वारा संचालन भी होता है। यानी जिन नियमों के एक समूह के द्वारा सरकार का संचालन होता है वह संविधान के द्वारा होता है, वही संविधान है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हम बात करें फाइनर की, और मैं चाहता हूँ कि आप सब फाइनर की परिभाषा को नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट में दी हुई है तो आपको ये याद भी जल्दी हो जाएगी। तो फाइनर ने क्या कहा है, फाइनर ने कहा है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। जितनी भी राजनीतिक संस्था है वो एक व्यवस्थित हो सके, उस व्यवस्था को सही रूप देने के लिए संविधान उसकी व्यवस्था करता है और संविधान एक तरह से उस राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था करने का महत्वपूर्ण संगठन सामूहिक ग्रुप होता है। इसी तरह से आप ये समझ गए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो वुल्जे ने क्या कहा है, तो वो देखिए, उन नियमों का एक समूह संविधान कहलाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा इसने कि संविधान क्या है कि नियमों का एक समूह होता है, नियमों का एक समूह होता है जिसके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार दोनों के संबंध का समायोजन होता है। बिल्कुल ये बहुत ही मान लीजिए डेडलाइन, लेकिन बहुत ही सिंपल परिभाषा है। उसने कहा है कि संविधान क्या है, नियमों का एक समूह होता है, नियमों का क्या होता है, समूह होता है और जिसके अनुसार सरकार की शक्ति, ठीक है ना, यानी सरकार के पास शक्ति कहाँ से आती है, उस नियमों के समूह से, और सरकार के पास वो शासित यानी राज करने का अधिकार हो जाता है। और इस तरह से दोनों यानी शासक और शासित दोनों के मध्य क्या होता है, समायोजन होता है। तो आप इस परिभाषाओं को भी नोट कर लेंगे, मोस्ट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको वही परिभाषा याद रहती है, या तो वो छोटी हो या बड़ी होकर भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो मैंने आपको दो बता दी है, एक तो सबसे फर्स्ट बता दी थी और दो ये, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस तरह से हमने जब ये संविधान की परिभाषा यहाँ पे डिस्कस की कि 3 मूल पॉइंट बाहर निकल के आते हैं। पहला पॉइंट कि व्यक्ति व्यक्ति के पारस्परिक संबंध डिसाइड होते हैं इससे, संविधान से। दूसरा, व्यक्ति राज्य अर्थात शासक शासितों का पारस्परिक संबंध निश्चित होता है। तीसरा, सरकार के संगठन, ढांचे और सरकार के विविध जो अंग होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि संविधान उनको ये करने के लिए कहता है। तो फाइनली एक निष्कर्ष रूप में परिभाषा हमारे सामने आ जाती है। वो परिभाषा क्या है, संविधान राजकीय आचरण का एक विधान होता है। संविधान राजकीय आचरण यानी किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी उसकी एक लिखित व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के मध्य या व्यक्ति राज्य के मध्य संबंध अच्छे से निश्चित होते हैं और जिसके आधार पर सरकार विविध अंगों के मध्य रहकर अपने स्वरूप और संगठन के द्वारा काम करती है और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध मिलकर ये निश्चित करता है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरह से हमारे लिए एक मार्ग तय होता है, लाइफलाइन तय होती है, वैसे ही राज्य के लिए लाइफलाइन कौन तय करता है, संविधान तय करता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, ये आप ध्यान रखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि संविधानों का वर्गीकरण कीजिए, और ये आ सकता है, मुझे ये पता है कि ये प्रश्न संभावित है आपके एग्जाम में आने वाला, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम से संबंधित वो यही प्रश्न बनता है इस लेसन से कि संविधान का वर्गीकरण।
तो जब भी आप संविधान का वर्गीकरण करें तो उनके पॉइंट जरूर याद कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे पहले से ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और नोट भी कर लिए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो संविधानों का वर्गीकरण और यहाँ पे 3 मोटे मोटे तौर पे आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं। तो 3 पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है। पहला, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो संविधानों का हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो पहले तो हम संविधानों को किस तरह के अलग अलग संविधान होते हैं हम पहले ये बांटेंगे कि संविधान उत्पत्ति कैसे हुई है। संविधान की जिस तरह से उत्पत्ति हुई है ना, उस आधार पर संविधान के प्रकार अलग हो सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे संविधान में प्रथा और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान का एक दूसरा प्रकार वो भी तय करता है कि उस संविधान को बनाने में वहाँ पे प्रथा और कानूनों ने कितना महत्व या योगदान दिया है, उस अकॉर्डिंग संविधान अलग हो सकता है। तीसरा जो संविधानों का वर्गीकरण करने में सहयोग करता है, संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी संविधान में परिवर्तन जिस तरह से होता है वो भी डिसाइड करता है संविधान लचीला है कि कठोर होता है। तो ये 3 मोटे मोटे जो पॉइंट है और इन 3 पॉइंटों के आधार पर संविधान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला यानी ये वाला, ठीक है ना, कि संविधानों की उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के यानी किस तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जिस तरह से मैं सामने आपको समझा रहा हूँ और नोट भी करवा रहा हूँ, बुक का आपका पेज है जिसको हाँ वो सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसको आप नोट भी करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान रखिए संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान अलग अलग प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार का आता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो विकसित संविधान, कौन सा? विकसित। दूसरा निर्मित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान उत्पत्ति के आधार पर, संविधान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला तो विकसित संविधान। अब विकसित संविधान क्या है, ठीक है ना, तो ये जानना है। तो आपको यहाँ पे देखो दिख ही रहा होगा कि इस प्रकार के संविधान का निर्माण यानी लिखित प्रकार के संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था के द्वारा निश्चित किया जाता है, मतलब ठीक है ना, निश्चित किया जाता है नहीं, वरन ये संविधान इतिहास विकास के परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात की है। विकसित का मतलब होता है कि एक छोटी सी अवस्था में था, धीरे धीरे उसमें समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो गया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे वह समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिपूर्ण और विकसित होता है, यानी अपने सही रूप में आ जाता है। तो संविधान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो विकसित के आधार पे, यानी परंपरा या कुछ ऐसी प्रथा के आधार पे संविधान में परिवर्तन होते हैं और संविधान अपने आप में विकसित हो जाता है, ठीक है ना। तो संविधान को बनाया नहीं गया है, संविधान है वो अतीत और कुछ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप में विकसित होता गया, और इस तरह का जो बना हुआ संविधान है वो विकसित संविधान कहलाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विकसित संविधान कौन सा हो सकता है। तो हाँ, जस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए इंग्लैंड। जो इंग्लैंड का संविधान है ना, वो विकसित संविधान है, क्योंकि इंग्लैंड के संविधान को बनाने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बैठी थी या कि निश्चित समय में ये तैयार नहीं हुआ है। तो इस तरह से इंग्लैंड का संविधान बराबर और बढ़िया एग्जाम्पल है विकसित संविधान का, क्योंकि इतिहास और विकास की व्यवस्था ने इसको विकसित किया है। और इस तरह का ये उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह में पहला प्रकार हो गया विकसित संविधान, समझ में आ गया। दूसरा है निर्मित। और निर्मित बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इसको किसी संस्था या एक सभा ने तैयार किया है, और ये सभा ने तैयार किया है। तो मान लेते हैं भारत का संविधान भी एक विकसित मतलब निर्मित संविधान है, क्योंकि इसको एक संविधान सभा ने निश्चित समय पर बैठकर इसको निर्मित किया है, समझ गए ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब निर्मित में एक बार देख लीजिए, एक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर कहा गया है कि ये वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय, नोट कर लीजिए, विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी संस्था के द्वारा किया जाता है तैयार, ठीक है। तो निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं। बिल्कुल, ये आप दोनों मतलब अच्छे से ध्यान रखेंगे कि निर्मित संविधान है वो निश्चित समय पर किसी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसकी एक पहली ये महत्वपूर्ण प्रायिकता आती है कि ये संविधान लिखित होते हैं। कैसे होते हैं?
लिखित होते हैं। इस प्रकार के संविधान साधारणतः कठोर भी हो सकते हैं, क्योंकि लिखित है तो वो समझ के लिखते हैं कि इसमें गड़बड़ी न हो, तो लिखित होते हैं। लेकिन इसका मतलब आप यह न सोचें कि इस संविधान में विकास नहीं होता। तो निर्मित संविधान में भी विकास होता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग वे निर्मित संविधान भी महसूस करते हैं कि हमारे में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें परिवर्तन करना होगा। तो कठोर होते हुए भी इसमें विकास के अकॉर्डिंग परिवर्तन होते हैं। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या रहता है? तो इनमें अंतर केवल यही है कि विकसित संविधान की उत्पत्ति विकास से होती है। कैसे होती है? विकास, समय के अकॉर्डिंग उसमें विकास हो जाता है और वह खुद ब खुद विकसित होता है संविधान। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें। लेकिन निर्मित संविधान का विकास उसके निर्माण के बाद होता है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही है लास्ट में, आप ध्यान रखेंगे कि जो विकसित संविधान है ना, उसमें समय के अकॉर्डिंग विकास होता है और विकास होते होते वो और ज़्यादा विकसित होते हैं। लेकिन निर्मित संविधान है उसमें विकास कब होता है? जब वो निर्मित हो जाते हैं, जब वो बनाए जाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो विकास होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, यानी हमने संविधान का वर्गीकरण किया। पहला पॉइंट क्या था कि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, विकसित और निर्मित। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप ध्यान रखेंगे दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करें कि दूसरा प्रकार क्या हो सकता है। तो संविधान का दूसरा वर्गीकरण, यानी संविधान एक और अलग तरह से डिसाइड करता है कि संविधान के अंदर प्रथा और कानूनों के अनुपात के आधार पर, यानी संविधान के अकॉर्डिंग उसमें कुछ परंपराएं होती हैं। यानी कहीं किसी देश में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो संविधान को अलग रूप में प्रस्तुत करती है। यानी हम नोट करेंगे, आप समझेंगे कि इस आधार पर, किस आधार पे? संविधान में प्रथा और कानून के आधार पर संविधान अलग तरह का हो सकता है। तो इस आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक तो लिखित संविधान, अलिखित और लिखित। आप समझ गए हैं। तो संविधान में प्रथा और कानून ये दो ऐसे चीज़ हैं जिस आधार पर संविधान और अलग तरह का होता है। तो संविधान लिखित और अलिखित दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि संविधान है वो कानूनों से बनता है और कहीं पर प्रथाओं से भी निर्मित होता है। तो इस तरह से ये दो भेद हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो संविधान का ये भेद इस बात पर आधारित है कि प्रथाएं न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होती। जो प्रथा है, परंपरा है, वो न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होती, लेकिन कानून है वो न्यायालय द्वारा मान्य होते हैं और इस तरह से उसके द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रथाओं और कानूनों के आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित, अलिखित। तो अब हम इसको आगे देखते हैं और आपको ध्यान रखना है कि जो लिखित और अलिखित है उसमें क्या चीज़ें हमें हैं वो ध्यान रखनी होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज़ें गौर से समझनी है और तभी आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान, अनराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये शब्द आते हैं आपके दिमाग में, एक चीज़ तो आगे होगी। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन में संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समय समय पर कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते गए जिस अकॉर्डिंग धीरे धीरे वे परंपराएं कानून का रूप लेती गई। यानी उनको लिखा नहीं गया, वे परंपराएं ही ऐसी थी जिसको लिपिबद्ध किया गया और वे संविधान का रूप बन गई, संविधान का रूप बन गई। अब यहाँ पे आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि इन संविधानों में परंपरागत प्रथा और परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालय द्वारा निर्णयों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि परंपराएं हैं जिसको कानून का रूप मान लिया जाता है और संविधान फिर जो न्यायालय है उसको वो मान्यता दे देता है। तो ऐसे संविधान में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध रूप और अंग, उनका पारस्परिक संबंध और नागरिकों के जो अधिकार और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बात है वो परंपराओं पर निर्धारित होती है। किस पर आधारित होती है? परंपराओं की। परंपराओं के अकॉर्डिंग क्या था, लोगों को कैसे अधिकार थे। अब देखिए एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, गार्डनर ने क्या कहा है कि जो अलिखित संविधान होता है ना, अलिखित संविधान वह संविधान है जिसकी अधिकांश बातें एक पत्र या लेखों में संग्रह की हुई नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि देखो अलिखित संविधान का मतलब वो रिटर्न में नहीं है। तो रिटर्न में नहीं है तो किसी भी पत्र पर लिखा नहीं गया होगा। और यही बात और यही विशेषता अलिखित संविधान की होती है। और ये किसने कही है? गार्डनर ने। वापिस सुनिए, गार्डनर ने क्या कहा है कि अलिखित संविधान वह संविधान है जिसका अधिकांश हिस्सा या अधिकांश बातें किसी एक पत्र या लेख पर
इकट्ठी या लिखी नहीं होती हैं। तो जब लिखी नहीं है तो अलिखित संविधान हो गया। अलिखित संविधान देश के समस्त भाग में बिखरा होता है, क्योंकि अलग अलग परंपराएं होती है तो उस अकॉर्डिंग बिखरा होता है। समस्त भाग किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता है। इंग्लैंड का जो संविधान है वह इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में ही पूछा जाए अलिखित संविधान का एक उदाहरण बताइए तो इंग्लैंड सबसे बढ़िया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कानून और परंपरा के अकॉर्डिंग दो प्रकार के संविधान हमारे सामने आते हैं। पहला तो अलिखित और दूसरा है लिखित। रिटर्न में वह संविधान जो रिटर्न में उपलब्ध हैं, साक्ष्य और अपने पत्र में उपलब्ध होता है। जैसे अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी अलग बुक है, तो वो लिखित संविधान की ओर इशारा करती है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है। लिखित संविधान का बढ़िया उदाहरण, जैसे अलिखित का इंग्लैंड है, तो लिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण आप एग्जाम में लिखेंगे अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। भारत भी है, लेकिन बढ़िया जो एक एग्जाम्पल जब दिया जाए तो एक बढ़िया सा उदाहरण ही हमारे सामने आना चाहिए। अब हम बात करें नेक्स्ट लिखित संविधान के अंतर्गत क्या विशेषता होती है। तो लिखित संविधान में हम इससे समझेंगे कि इस संविधान यानी वो संविधान जिसमें अधिकांश धाराएं या उस संविधान के अधिकांश जो कानून होते हैं वो लेखबद्ध होते हैं, यानी लिपिबद्ध होते हैं, लिखे हुए होते हैं। और गार्नर ने वापस बहुत अच्छे से इसके बारे में कहा है कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधार पर उपबंध एक या एक से अधिक लेख पत्रों में लिखे होते हैं, यानी उससे जुड़ी धाराएं, अनुच्छेद या आर्टिकल जो होते हैं किसी लेख में लिपिबद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है, अनेक कानूनों के रूप में भी हो सकता है। लिखित संविधान है वह एक कानून के रूप में भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे कानून हो सकते हैं, क्योंकि वो लिखे होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें शासन का विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो और लिखे हुए उस कानून को व्यवस्थित रूप में समझाया गया हो और उसके शासन करने की विधि भी उसमें लिखित हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि लिखित संविधान है वो समय के अकॉर्डिंग किसी संस्था ने इसको लिखित रूप में किया है, लिखा गया है, तो इसको निर्मित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मित। तो एग्जाम्पल की बात करें ऐसे लिखित संविधान की तो अमेरिका, फ्रांस और भारत। अमेरिका, फ्रांस और भारत ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दिमाग में रहेंगे जो लिखित संविधान के रूप में हैं, और इसके जो लिखित संविधान के एग्जाम्पल आपको हमेशा ध्यान में रहेंगे। अब लिखित और अलिखित संविधान के बारे में बात आती है तो एक और पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिखित और अलिखित संविधानों में भेद क्या है। तो भेद क्या है? सबसे पहला भेद तो यही है कि लिखित संविधान है वो रिटर्न होते हैं और किसी संस्था के द्वारा लिपिबद्ध किए गए होते हैं। अलिखित संविधान है वो परंपराओं के अकॉर्डिंग समयबद्ध और विभिन्न भागों में बिखरा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि इस लिखित और अलिखित आधार पर हम संविधानों को वर्गीकरण करें तो ये कोई सही औचित्यता के रूप में नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान जैसे गार्नर ने कहा है कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल फर्क क्या है? नाम मात्र का। यानी किसका फर्क है? मात्रा का, प्रकार का नहीं है। हम लिखित और लिखित आधार पर इसको प्रकार में डिवाइड नहीं करेंगे, संविधान प्रकार में होता है, वो सिर्फ मात्रात्मक के आधार पर है। तो इसी बारे में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संविधानों का लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद यानी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और स्ट्रॉन्ग भी इसी बारे में कहता है कि स्ट्रॉन्ग ने भी कहा कि इस वर्गीकरण का विरोध करते हुए उसने कहा कि यह मिथ्या यानी झूठा है, झूठा भेद बताया, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्णतः लिखित हो। इनका बात में दम तो है, कुछ बातें हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग मोरल रूप में ध्यान रखना है कि संविधान को यहाँ पे दो कानून और परंपरा के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इससे आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जब बड़ा होगा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम संविधान के वर्गीकरण को आगे जारी रखेंगे। आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने क्लासमेट को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि सभी अपने कॉलेज नहीं आ पाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो घर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अगर ये अपडेट नहीं है तो आप अपडेट देंगे उनको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।